हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपकी जो एनसीईआरटी में पॉलिटी चल रही है बच्चों, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र भारत के बाद आखिर स्वतंत्रता के बाद किस तरह की जो राजनीति है वह भारत में चल रही थी, और इसमें आज हम बात करने वाले 3 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें कि इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेश संबंधों की बात करेंगे। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप सभी को जो भी क्लासेस आपकी चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आपको पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम का ये आप स्कैन कर लीजिएगा और मंजू PW UPSC वाला से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो, अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 जिसमें कि हमने बात की थी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की, कि आखिर जब हम एक न्यू स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के स्टेटस के साथ, नेशन के स्टेट के साथ जब हम आगे आते हैं तब हमारे पास किस तरह के चैलेंजेस थे, कैसे हमें एक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना था, कैसे हमें और बाकी सारे जो काम है वह करने थे, हमें असमानता, हमें गरीबी, पॉवर्टी एलिवेशन और भी कई सारे काम थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम था, तो हमें ये सारी जो चीजें हैं वह करनी थी। तो हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से ये सीखा था कि किस तरह के चैलेंजेस थे और कैसे हम उससे ओवरकम हुए। सेकंड देखो, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कि जब हमने देखा कि अब देश को चलाने के लिए आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको अपनाया, है ना, हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया। बट स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में कि कैसे जो कांग्रेस का जो एक डोमिनेंस है वह स्टार्टिंग में बना रहा, है ना। 3 चुनाव तक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लगभग 15 से 20 साल अगर हम देखेंगे, क्या एक पूरा एरा था जब कांग्रेस का डोमिनेंस था, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं थी। तो यहां पर हम देखेंगे कि पूरा जो देश है उसमें अगर पूरे देश में किसी पार्टी का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो ठीक तरीके से काम कर रहा था वो केवल और केवल कांग्रेस था। एंड थर्ड हमने देखा था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, कि अब हमने जो है वह एक इंटीग्रेशन वाला जो चैलेंज है उससे निपट चुके थे। ठीक है, हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया था कि कैसे हम डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करेंगे, और देन फिर हमारे पास एक और जो चैलेंज था कि अब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आर्थिक विकास कर रहा है, और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम किस तरह का जो प्लान है वह बनाए। इसमें हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम अमेरिका के कैपिटलिस्ट को अपनाएं या फिर यूएसएसआर के सोशलिस्ट को अपनाएं। हमने एक जो मिक्स कल्चर है उसको अपनाया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी जो पैटर्न है हमने उसको अपनाया, और इस पैटर्न में हमने किसको जगह दी, प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही जो सेक्टर्स है उसको जगह थी। तो यहां पर हमने समझा कि किस तरीके से सोवियत के हम जो प्लानिंग मॉडल था 5 ईयर प्लान, हमने इसको अपनाया। पहले योजना आयोग था, बाद में नीति आयोग आया, है ना, और कुछ हमने जो कॉन्सेप्ट देखे वह नीति आयोग के भी देखे। अब हम आज बात करेंगे कि देखो बच्चों, ये रिवीजन आपके लिए फिर से काम है, क्योंकि क्लासेस आपको थोड़ा सा लेट लेट मिल रही हैं, है ना, क्लासेस आपको थोड़ा लेट लेट मिल रही है बच्चों। इसलिए हो सकता है कि आपने 1 वीक में 2 चैप्टर्स किए, नेक्स्ट वीक आपको 2 चैप्टर्स मिल रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम जो आपके साथ आ सकती है कि मैं जब यहां पढ़ा रही हूं तब आप भूल चुके होते हैं कि आपने पहले क्या पढ़ा। तो रिविजन बहुत 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 मस्ट है। अगर आप रिविजन नहीं करेंगे आप ना रिकॉल कर पाएंगे ना ही इंटरलिंक कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है इस सब के लिए कि आप जो रिवीजन है वह करते रहिए। कोशिश कीजिए कि ये चैप्टर देखने के बाद, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हमें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले के जो चैप्टर्स हैं इसको एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों से रिवाइज कर ले। वीडियो अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा स्पीड में वीडियोस जो है वह सुन ले, देख ले कि क्या क्या आखिर इस वीडियो में या फिर इन क्लासेस में कंप्लीट हुआ है, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और आप इंटरलिंक कर पाओगे। तो कभी कभी केवल सीधा सीधा पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है बच्चों कि हम एक जो सही तरीका है वह अपनाएं, और सही तरीका इसमें बेसिकली यही है कि आप रिवीजन जरूर करें। सो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के विदेश संबंधों की हम बात जो है वह करने वाले हैं। ठीक है, सो देखो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से जो ऐसे डोमेस्टिक चैलेंजेस थे, है ना, वो हम उससे निपटे। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से डोमेस्टिक की वजह, जब हम एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करेंगे, देश के बाहर से आखिर इस तरह के क्या चैलेंजेस थे, जब हम उन सब की बात करेंगे हम उनसे कैसे निपटे, है ना। तो यहां पर हम इनके बारे में देखेंगे।
साथ ही हम देखेंगे here to our leaders face the challenge with an innovative response by way of the policy of non-alignment. Non-alignment, गुट निरपेक्षता, non-alignment, गुट निरपेक्षता। सो गुट निरपेक्षता की नीति की हम बात करेंगे, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि हमने अपने विदेश संबंधों में गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसको अपनाया। बट दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्व्स इन कंफ्लिक्ट विथ नेबर्स। दिस लेड 3 वॉर 1962, 1965 एंड 1971। 62, 65, 71 इन तीनों वॉर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। These war on external relation in general were shaped by their impact of the politics in the country. So basically हम यही देखेंगे कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट आखिर क्या था, वो अंतरराष्ट्रीय संदर्भ क्या था, मतलब इंटरनेशनली हम देखेंगे आखिर चल क्या रहा था। जिस परिस्थितियों में रहकर हमने भारत ने अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स, हम जो एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करते हैं, इंडिया के एक्सटर्नल जो रिलेशन है वह किस टाइम में स्टैब्लिश हुए, उस वक्त में किस तरह के चैलेंजेस थे इंटरनेशनली। और क्योंकि देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि एक फैमिली के बिहेवियर पर उस सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है ना, तो इंटरनल और एक्सटर्नल एक इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। सेम वैसे ही हम बात करते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कि किसी भी देश की जो भी फॉरेन पॉलिसी रहेगी, उस फॉरेन पॉलिसी में कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल, है ना, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि वह इन्फ्लुएंस होती हैं। तो यहाँ पर हम इनके बारे में देखेंगे। सो बेसिकली सबसे पहली बात की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि इंटरनेशनल चैलेंजेस या फिर कॉन्टेक्स्ट क्या था जिस दौरान भारत को अपनी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, एक्सटर्नल रिलेशंस है, उनको शेप देना था। हमने किन नीतियों को अपनाया, हमने उन जो भी, जैसे कि हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया अपने डेवलपमेंट के लिए। तो अब ये नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है कि डेवलपमेंट के साथ साथ आपने कैसे बाकी जो खेमे थे, बाकी जो कैंप थे यूएस एंड यूएसएसआर के, आप कैसे उनसे एक आपने दूरी बनाए रखी, कैसे डिस्टेंस मेंटेन रखा, उस सब की बात करेंगे। द ऑपरेशनल प्रिंसिपल दैट इन्फॉर्म द कंट्री फॉरेन पॉलिसीज, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिलेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, तो देखो विदेश संबंधों को समझने के लिए हमें इन्हीं बातों पर चर्चा करनी है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ क्या थे जिस दौरान जो एक्सटर्नल रिलेशन है, ठीक है, जब हमने स्थापित किए। सेकंड हम बात करेंगे द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हमने गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह क्या है, क्यों है, हमने क्यों अपनाई गुट निरपेक्षता की नीति। देन नेक्स्ट हम देखेंगे चीन के साथ। देखो इसमें दो देशों के साथ हमें बात करनी है, एक तो चाइना की बात करेंगे और दूसरा हम पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे चाइना के साथ शांति और संघर्ष हुआ और कैसे यही चीजें जो है वह पाकिस्तान के साथ हुई। तो बेसिकली इसमें हम मेन बातों को समझेंगे कि चाइना ने कब जो है वह आक्रमण करता है, कब वह अग्रेसिव रोल जो है अपना निभा रहा है और कहां से वह आक्रमण कर रहा है, क्या नीति भारत ने अपनाई, क्या रीजंस थे कि 1962, 65 और 71 ये जो 3 वॉर है चाइना और पाकिस्तान के साथ हुए, इसके पीछे क्या रीजंस थे, उन मेन रीजंस को हमें फोकस करना है। मेंस के लिए ये यूजफुल हो सकता है। देखो मेंस में क्वेश्चन कैसे आएगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो उस दौरान हमने, है ना, उस दौरान किस तरह से अपने जो विदेश संबंध है उनको बेसिकली हमने शेप दिया। यहां से क्वेश्चन आ सकता है हमने कौन सी नीति अपनाई। एंड लास्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर पॉलिसी। किसी देश की न्यूक्लियर जो पॉलिसी है, अगर मान लो कोई जो देश है, कंट्री है, वह परमाणु शक्ति संपन्न है, तब उस पर जनरली हमला करने का कोई आसानी से नहीं सोचेगा। तो क्या एक बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, ठीक है, जो आपके पास न्यूक्लियर एटम बॉम्ब और बाकी सारी चीज़ें, क्या ये एक रोल प्ले करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है वह शुरुआत करती है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या थे, गुट निरपेक्षता क्या है, चीन और पाकिस्तान के साथ कुछ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे और लास्ट में न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करेंगे कि कैसे उनके अंडर गाइडेंस जो ये डेवलपमेंट है वह सब हुआ। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो सबसे फर्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। क्लास शुरू करने के पहले आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ाना शुरू करूं उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट बताती हूं, एक कोट। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आपकी जो स्वतंत्रता है,
आपकी जो आजादी है यह बेसिकली बुनियादी तौर पर बनी होती है आपके विदेश संबंधों से, और जितनी मात्रा में आपके हाथ से विदेश जो संबंध है वह निकल गए, आपकी आजादी जो है वह उन मामलों में खत्म हो गई, है ना। सो व्हाट डज इंडिपेंडेंट कंसिस्ट ऑफ? इन कंसिस्ट फंडामेंटली एंड बेसिकली ऑफ फॉरेन रिलेशन, एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल एल्स इज लोकल ऑटोनॉमी, है ना। तो इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल विदेश संबंधों से बनी है, बाकी तो सारी स्वायत्तता का मुद्दा है। सो वंस फॉरेन रिलेशन गो आउट ऑफ आवर हैंड इनटू द charge of somebody else, and to that extent and that measure you are not independent। मतलब जितनी मात्रा में आपके हाथ से जो विदेश संबंध है वह छूट गए थे, उस तक आप आजाद नहीं रह सकते। तो विदेश संबंधों का इंपॉर्टेंस हमारे स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा होता है, इंडिपेंडेंस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा इन्होंने, जैसे कि आपको अगर ये बताना हो कि जो विदेश संबंध है, ठीक है, जो एक्सटर्नल रिलेशंस है, आखिर इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो आप सीधा इस बात को फोकस जो है वह कर सकते हैं कि आजादी, है ना, विदेश संबंधों से, बाकी सब क्या है, स्थानीय स्वायत्तता का मुद्दा है। सो दैट इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस किसके लिए कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता का अगर हम टेस्ट की बात करें, ये हम एक्सटर्नल रिलेशन से समझ रहे हैं कि कोई भी जो देश है वह विदेश संबंधों में कितना ज्यादा आजाद है ना। बाकी तो सब क्या है, लोकल ऑटोनॉमी है, स्थानीय स्वायत्तता है। अगर विदेश संबंध आपके हाथ में नहीं है तो फिर उतनी स्वतंत्रता आपके हाथ से चली जाएगी जितनी मात्रा में आपके हाथ से विदेश संबंध जो है वह फिसल गए थे। क्लियर है? तो आपको याद रखना है। सो व्हाट डज इंडिपेंडेंस कंसिस्ट ऑफ? फंडामेंटली एंड बेसिकली ऑफ फॉरेन रिलेशंस, है ना, विदेश संबंध। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वह आखिर इस समय क्या था। ठीक है, अब हम देश की आजादी से चूंकि शुरुआत कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत के बाद की राजनीति क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि अब तक जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम? तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है पूरी दुनिया के सामने रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रश्न है वह उठा हुआ था कि आखिर अब जो है वह पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, चीजों को किस तरीके से फिर से बनाया जाए। तो ये जो प्रश्न है ना आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अब जो देखो अगर कहीं भी जंग होती है या इस तरह के युद्ध होते हैं, महायुद्ध होते हैं, तो जो देश है जो भी उसमें शामिल है वो कई सदियों मतलब कई सौ साल पीछे जो है वह चले जाते हैं। चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें, उसमें जो विध्वंस होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है, जो इंफ्रा खत्म होता है, जो सारी चीजें होती हैं और जो उसमें मेंटल लोगों को परेशानी होती है, तो उन सारी चीजों में कई समय कई साल लग जाते हैं उस चीज को भूलने में। तो यहां पर क्या है कि अब एक प्रश्न था, क्योंकि 47 में हम ये सारी चीजें सोच रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब हमारे सामने मतलब विश्व के सामने चुनौती थी पुनर्निर्माण की कि ये कैसे किया जाए, और इस दौरान में हमें अपने जो विदेश संबंध है। सेकंड हम देखेंगे कि सेकंड यहां पर चल रहा था बच्चों कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, है ना। सेकंड इसमें जो एक हमारे सामने चैलेंज था वह ये था, सेकंड वर्ल्ड वॉर था रिकंस्ट्रक्शन एंड वेरी चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, है ना, वेरी चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट था। अब देखो जो न्यू इमर्जिंग कंट्री थी, बेसिकली न्यू इमर्जिंग कंट्रीज कौन कौन सी, जो देश अभी अभी आजाद हुए थे, है ना। तो न्यू इमर्जिंग कंट्रीज के सामने ट्विन चैलेंजेस थे। दो बेसिकली इनके सामने चैलेंजेस थे, ट्विन चैलेंजेस थे। एक तो इसमें चैलेंज था कि किस तरीके से आपको वेलफेयर करना है, एंड सेकंड जो चैलेंजेस था वह था डेमोक्रेसी का। तो कल्याण की बात भी उठ रही थी और लोकतंत्र की बात भी उठ रही थी। तो जो भी न्यू इमर्जिंग इस वक्त कंट्रीज थे उन सभी के सामने ये ट्विन चैलेंजेस थे। ठीक है, साथ ही देखो
कि जो इंडिया में जिस वक्त हमें इस समय अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिशर्स जो है वह अपनी एक तरह से लेगेसी में क्या छोड़कर गए थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि स्पेशली अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, है ना, तो ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये अपने पीछे क्या छोड़कर गई थी, बॉर्डर डिस्प्यूट छोड़कर गई थी। बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं ये इसके पीछे काफी सारे थे, है ना। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास दो और चैलेंजेस थे इसी के साथ साथ, कि एक तो हम पार्टीशन जो हुआ था कि लाखों लोग उसमें मारे गए थे, कई लाख लोग, पार्टीशन का जो प्रेशर है वह भी था, और दूसरा हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी है वह भी ज्यादा थी, ठीक है। जो पॉवर्टी है वह भी थी। तो यहां पर हमने देखा बच्चों कि दिस वाज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स। अगर हमें वर्ल्ड अफेयर्स, विदेश संबंधों में अगर हमें पार्टिसिपेट करना था, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें भागीदारी करनी थी, ये वो चैलेंजेस थे कि रिकंस्ट्रक्शन का मुद्दा पूरे विश्व के सामने था, ठीक है। और जो भी न्यू इमर्जिंग कंट्रीज थे उनके पास एक नहीं बल्कि उनके सामने दो चुनौतियां थी, दो चैलेंजेस थे, ट्विन थे, जिन्हें साथ साथ ही आपको सुलझाना था, वेलफेयर और डेमोक्रेसी का। एंड देन नेक्स्ट हमने देखा कि आखिर ब्रिटिशर्स जो है वह पूरा एक उनके पीछे एक बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है उसकी एक श्रृंखला छोड़कर गए थे, ठीक है। इसके अलावा पार्टीशन का प्रेशर जो है वह देश झेल चुका था, और जो पॉवर्टी एलिवेशन है ये भी हमें करना था। तो ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट थे जिसमें इंडिया को जो पार्टिसिपेट है वर्ल्ड अफेयर्स में वह करना शुरू करना था। क्लियर, क्लियर है। अब देखो इसके अलावा है कि इंडिया का बेसिकली एम क्या था। इंडिया का अगर हम एम की बात करें कि हमने जो फॉरेन रिलेशन अपनाए, है ना, जिस तरह के हमें फॉरेन रिलेशन चाहिए थे, उसका बेसिकली जो उद्देश्य था, रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस, है ना। तो यहां पर ये बेसिकली बच्चों मेन उद्देश्य था। क्या था ये मेन उद्देश्य था हमारे विदेश संबंधों का? मेन उद्देश्य क्या था कि जो स्वतंत्रता, जो संप्रभुता, जो सोवरेनिटी है सभी देशों की, उस सोवरेनिटी का सम्मान किया जाए, उस संप्रभुता का सम्मान किया जाए, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। एंड देन जो मेंटेन, हम अगर बात करेंगे कि जो सुरक्षा है वह कैसे, तो सुरक्षा बेसिकली शांति के द्वारा, जो सुरक्षा युद्ध से नहीं शांति से जो सुरक्षा है वह मिल जाए, है ना। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात कर ली, और हमने ये JL नेहरू का जो स्टेटमेंट है वह देखा, ठीक है। अब देखो इसके आगे दो तीन पॉइंट्स और हैं, देन फिर हम बात करेंगे। तब तक आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि IR के बारे में बात करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, तो बेसिकली जो फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है, इस फॉरेन पॉलिसी का बेसिकली जो एम था, उद्देश्य था, ये क्या था? रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी and achieve security through peace, ठीक है, ये एम था। और बच्चों ये जो एम हमने अपनाया ना, इसकी झलक जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाती है। इसकी झलक जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 भाग 4, जिसमें कि DPSP की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की बात की गई है,
आर्टिकल क्या होगा इसका? आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक, है ना। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जो उद्देश्य हमने अपनाया उसकी झलक मिल जाती है। आओ जानते हैं कि आर्टिकल, जो डीपीएसपी का आर्टिकल है जिससे जुड़ा हुआ है वह क्या कहता है। ठीक है, डीपीएसपी में जो आर्टिकल है उसमें झलक मिल जाती है। यहां मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बताया है कि पार्ट 4 में है, और इसमें भी अगर मैं आपको वह आर्टिकल बताना चाहूं कि कौन सा है, सो दैट इज आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 of the Indian Constitution laid down some DPSP on promotion of international peace and security, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जो बात है वह की गई थी। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51, है ना। इसमें बात की गई है और इसमें कहा गया है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ वन अनदर एंड इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, है ना। कि जो मध्यस्थता करते हैं इस मध्यस्थता के द्वारा, ना कि युद्ध या सीधे संघर्ष के द्वारा, बल्कि अगर किसी तरह के डिस्प्यूट, जैसे कि मान लो वर्ल्ड बैंक को हमने शामिल करके पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जो वाटर ट्रीटी है वो कर लिया, एक जो मामला था, जो मसला था, हमने उसको सुलझा लिया। तो यहाँ पर क्या है कि हम बेसिकली किसी डिस्प्यूट्स पर क्या कर ले, आर्बिट्रेशन के माध्यम से जो है वह हम इसको सुलझा ले। तो ये आर्टिकल 51 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स में शामिल है कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल पीस एंड जो सिक्योरिटी है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 3-4 बातें हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर बेसिकली हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी और बेसिकली आर्टिकल जो 51 है ये सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात जो है वह करता है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या है, इसमें नेक्स्ट है कि अब इंडिया ने क्या किया। अच्छा, इसके पहले एक एग्जांपल समझो, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो फैमिली बिहेवियर होता है, जो फैमिली बिहेवियर होता है, ठीक है, ये बेसिकली गाइड होगा सम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, गाइडेड बाय, ठीक है, सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड सेम अगर हम बात करें फॉरेन रिलेशन की, एक्सटर्नल रिलेशन की, तो जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं ये भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ही जो है वह इफेक्ट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, डोमेस्टिक एंड जो इंटरनेशनल बिहेवियर है, जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, इससे इन्फ्लुएंस होंगे, है ना, और किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है बेसिकली उसको निर्धारित करेंगे। अब देखो आखिर ये होगा कैसे, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल कि आपके कजन्स ब्रदर में, मान लीजिए आपके कजन ब्रदर सिस्टर कोई भी जो है वह दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जाता है, ठीक है। पहले आपके पेरेंट्स सोच रहे थे कि नहीं हमें नहीं पढ़ाना है, ठीक है, दिल्ली जाना अच्छा नहीं होता, या फिर बहुत सी चीज़ें वो सोच के आपको मना कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब आपके कजन ब्रदर सिस्टर जो भी थे उनका प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया, या फिर वे कई समय से रह रहे हैं, उसके पॉजिटिव चीजें दिखी, तो यहाँ पर एक जब रिश्तेदारों में आपस में बात होने लगी कि अच्छा उसका बेटा बेटी यहाँ पर पढ़ रहा है, मुखर्जी नगर वायरन में पढ़ रहा है, तो यहाँ से क्या एक पॉजिटिविटी आएगी, चलो हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। फिर क्या हुआ कि आपके बेसिकली घर में थोड़ा पॉजिटिव माहौल बना, आपकी स्टडी को लेके, एजुकेशन, आपकी ड्रीम को लेके आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। तो और वही बेसिकली देखो, अगर बाहर से मान लो कोई बच्चा 10 साल पढ़ा हो, घर ऐसे ही
लौट गया, तब आपको लग रहा है कि आपको आसानी से जाने को मिलेगा। एक परसेप्शन बन जाएगा कि यार 10 साल पढ़ा फिर भी नहीं हुआ, तो हम क्यों पैसा बर्बाद करें, क्यों समय बर्बाद करें, इससे अच्छा हम कुछ और कर लेते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें चल रही होती हैं, उसमें जो चीजें हैं वो हमारे फैमिली बिहेवियर जो है उसमें भी चीजें दिखाई देने लगती है ना। तो घर में क्या हो रहा है, इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। अगर हमारे पड़ोस में ऐसा है कि कोई भाई 18 साल की जो लड़कियां हैं वह हो रही, उनकी शादियां कर दी जा रही, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है, कोई कुछ कह नहीं रहा बट एक प्रेशर बन गया कि हमें भी जो है वह शादी कर देनी है ना। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें क्या है, आपको बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको गाइड कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भाई हमारा फैमिली मैटर है, हम ही सुलझाएंगे, आप सुलझा खुद लीजिए, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक जो सेकंड थॉट है या फिर माइंड में आपका एक जो बैक थॉट है वो वही चलेगा जो आपके चारों तरफ चीजें हो रही है। देश खराब है, समाज खराब है, चीजें खराब है, नहीं जाना है, मतलब बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो जब फैमिली बिहेवियर को गाइड कर रही हैं तो आप फैमिली की नीतियां जो है वो उस अकॉर्डिंगली बना लेते हैं कि नहीं अब तो लड़कियां जो है वह पढ़ रही है, बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। तब ऐसे ही देखो कि किसी भी देश के जो विदेश संबंध है, जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से भी निर्धारित होते हैं। कैसे, ये कैसे होगा, अब मैं एक एग्जांपल देती हूं। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व है वह 2 कैंप्स में बेसिकली डिवाइड हो गया था, यूएस एंड यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। तो यूएस एंड यूएसएसआर। अब देखो बच्चों, इन 2 कैंप्स में क्या हुआ कि बहुत सारे जो देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो विकास कर रहे थे, उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, उनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। तो 2 कैंप्स में डिवाइड था, एक कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद हमने डेवलपिंग कंट्रीज का एग्जांपल लिया। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है बेसिकली, ये जानते हो किसके सपोर्ट में नीतियां बनाएंगी, ये सपोर्ट में फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे या तो यूएस या तो यूएसएसआर, किसी एक तरफ, किसी एक खेमे में शामिल होकर जो नीतियां हैं वह बनाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे फॉर सहायता, फॉर एड, फॉर क्रेडिट, ठीक है, पैसे के लिए, अनुदान के लिए ये ऐसा करेंगे। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज जो है इनके पास क्या था, लैक ऑफ रिसोर्सेस था, लैक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, पैसे की कमी थी, बहुत सारी चीजों की कमी थी। अब इन्होंने क्या किया, इनके विदेश संबंध चूंकि इन्हें किसी ना किसी एक खेमे में शामिल होना है, अभी उसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो नीतियां हैं उसे सपोर्ट करेंगे ताकि उनसे क्रेडिट और जो एड है वह मिल सके। तो बेसिकली हम देखेंगे कि 2 क्लियर कैंप्स में उस वक्त का जो वर्ल्ड है बेसिकली वह डिवाइड हो चुका था। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि इससे ही जुड़ी हुई है हमारी विदेश नीति। आप सोचेंगे नहीं कि इंडिया किस कैंप में शामिल है, इंडिया किस खेमे में शामिल था, इंडिया किस खेमे में शामिल था, इंडिया किसी खेमे में शामिल नहीं था। और हमने नीति अपनाई, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हमने पॉलिसी अपनाई, कौन सी, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि हमने जो विदेश संबंध का जो उद्देश्य निर्धारित किया था उसमें हमने गुट निरपेक्षता को अपना लिया। एंड व्हाट इज गुट निरपेक्षता, इसका मतलब क्या था कि जो ये 2 कैंप्स में पूरा विश्व बटा हुआ था, 2 कैंप्स में ये जो वर्ल्ड है वह डिवाइड हो गया था, यूएस एंड यूएसएसआर, यूएस एंड यूएसएसआर। तो इंडिया इन दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं था। इंडिया का मेन यही था कि जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है, गुट निरपेक्षता जो आंदोलन है वह चलाया गया, है ना। और बेसिकली हम देखेंगे कि हमारी जो भी ये पॉलिसी रही ना, इन पॉलिसीज को सेट करने में जो जवाहरलाल नेहरू है इनका बड़ा ही एक हम कह सकते हैं कि क्रूशियल जो रोल है वह था, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल रोल था। 1946 से लेके 64 की अगर हम बात करें, 1946 से लेके 1964 तक, ठीक है, हम देखेंगे कि बेसिकली ये फर्स्ट पीएम भी थे और दैट टाइम विदेश मंत्रालय जो है वह आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भी इन्हीं के पास था। तो 46 से लेके 64 तक बेसिकली जो हमारे विदेश संबंध और जो नीतियां बन रही थी उन सभी में बेसिकली एक क्रूशियल रोल था नेहरू जी का, ठीक है। अब देखो तो बेसिकली इसमें हम 3 बातों को पढ़ते हैं। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में हम 3 पॉइंट पढ़ते हैं, 1, 2 एंड 3। 1, नेहरू रूल,
गुटनिरपेक्षता में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेहरू रोल की बात करेंगे कि आखिर नेहरू का जो रोल है वह क्या था। ठीक है, पूरी पॉलिसी में नेहरू का जो रोल है वह क्या था, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, क्या उन्होंने दिया। सेकंड हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, यही बात जो मैंने आपको यहां पर बता दी, इसको भी हम समझेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। टू कैंप्स का मतलब आप समझ रहे होंगे अब, है ना, टू कैंप्स का मतलब आप समझ रहे होंगे। और थर्ड है इसमें एफ्रो एशियन यूनिटी। थर्ड इसमें क्या है, एफ्रो एशियन यूनिटी, एफ्रो एशियन यूनिटी। अब देखो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो अफ्रीका और एशिया के जो ऐसे कंट्रीज थे जो कि अभी न्यूली इंडिपेंडेंट थे बेसिकली, उन सभी के बीच में एक एकता कायम करना, एक यूनिटी कायम करना, है ना। तो हम देखेंगे कि हमने जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अपनाया, इसमें हमें बेसिकली 3 पैराग्राफ्स को पढ़ना है। नंबर 1 नेहरू रोल, सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप, और थर्ड एफ्रो एशियन यूनिटी की बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन सेटिंग ऑफ द नेशनल एजेंडा। एंड देन सेकंड देखो कि ये 46 से लेके 64 तक जो है इनका एक काफी ठीक ठाक जो एक पोजीशन पर भी रहे। और बेसिकली हम देखेंगे कि 3 मेजर ऑब्जेक्ट्स थे इनके, है ना, नेहरू जी के क्या थे, बेसिकली 3 मेजर ऑब्जेक्ट्स थे, उसको हम समझते हैं। मेन चीजें जो है वह मैं लिखवा दूंगी, नेहरूज रोल। ठीक है, हम देखेंगे कि 1964 तक, 46 भी लिखी दो, 1946 से लेके 1964 तक। ठीक है, क्योंकि यही सन एनसीईआरटी में दिया है तो इसी को पढ़ लो, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम 47 में हम आजाद हुए। क्योंकि इनकी भूमिका जो है वह काफी पहले से थी। आप देखेंगे चाहे संविधान सभा हो या उसके पहले के जो भी कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन सारी चीजें हो रही थी, उन सभी में नेहरू का एक क्रूशियल रोल था। तो यहाँ पर देखो नेहरू जी का जो है वह काफी क्रूशियल रोल था नेशनल एजेंडा को प्लान करने में। एंड आफ्टर हमने देखा कि पीएम के साथ साथ ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और बेसिकली 3 मेजर ऑब्जेक्ट इन्होंने चूज करे थे, फॉरेन पॉलिसी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव चूज करे थे। ठीक है, 3 प्रमुख उद्देश्य जो है वह नेहरू की नीति के थे। इसमें सबसे पहला था प्रिजर्व द सोवर्निटी, जो हमें इतने कठिन रूप से इतना लंबा संघर्ष करने के बाद जो संप्रभुता मिली है, जो सोवर्निटी मिली है। सोवरन का मतलब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी अफेयर्स हैं, जो भी मामले हैं, उसमें खुद से डिसीजन ले लेना बिना किसी के, विदाउट एनी किसी का भी इंटरफेरेंस, है ना। तो यहां पर सोवर्निटी जो हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, उसको सेव करना, उसको प्रिजर्व करना, तो प्रिजर्व द सोवर्निटी, ये पहला उद्देश्य था कि हम ऐसी नीति बनाए, प्रिजर्व द सोवर्निटी, संप्रभुता को बचाना, जो संप्रभुता थी, जो संप्रभुता मिली थी उसको बचाना। सेकंड था प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो जो हमारी बेसिकली क्षेत्र की जो था थी कि मतलब जो बाउंड्रीज थी इंडिया की, उसको प्रोटेक्ट करना, है ना, ये जो है एक बड़ा उद्देश्य था। तो संप्रभुता को बचाए रखना, जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता थी उसको बेसिकली बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, तो प्रिजर्व करना सोवर्निटी को, प्रोटेक्ट करना टेरिटोरियल बाउंड्री को। ठीक है, और तीसरा है इसमें और लास्ट, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट है ना, तीव्र आर्थिक विकास कर लेते हैं, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो मतलब 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम कुछ इस तरीके के जो फॉरेन रूल और चीजें हैं, रिलेशन है, उसको सेट करें कि हमारी सोवरेनिटी प्रिजर्व रहे, इंटीग्रिटी जो है वह बची रहे, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह भी साथ साथ हो, और इन तीनों उद्देश्यों को लेकर हम आगे चल रहे थे। ठीक है, और ये तीनों जो हम कह सकते हैं कि नेहरू का एक बड़ा रोल क्यों था, इसलिए था क्योंकि जो इनके उद्देश्य थे वही हमारी विदेश नीति में छलक रहे थे। जो बेसिकली इनका एक टेम्परामेंट था, चाहे हम साइंटिफिक बात करें या फिर बाकी सारी, वो सारी चीजें जो है वह दिखाई दे रही थी हमारी विदेश नीति में, इसलिए हम कहेंगे कि इनका एक क्रूशियल रोल था। तो बेसिकली टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो यहां पर नेहरू ने जो ये 3 ऑब्जेक्टिव जो है वह सेलेक्ट कर रखे थे, इनको अचीव करना था कैसे? स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, किसी के साथ अलाइन नहीं होना है, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, है ना। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका क्या था? गुट निरपेक्षता की नीति। क्लियर? ये पहली बात हो गई। चलो आओ इस क्वेश्चन को देखो जरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन इज नॉट द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर, and Pandit Jawaharlal Nehru was the chief architect of India foreign policy with the objective of preserving sovereignty of India, protection of territorial integrity and promotion of rapid economic development. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो नेशन है, ये इसमें डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इज नॉट द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल अफेयर। क्या ऐसा बताया मैंने आपको बताया कि जब एक फैमिली का जो बिहेवियर है ना, वो बेसिकली गाइड हो रहा है कुछ एक्सटर्नल और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे फैमिली के अंदर हो, परिवार के अंदर हो, है ना, या फिर रिश्तेदारों में हो, या फिर हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें बदल रही हो। तो यहाँ पर जैसे कि पहले के मान लीजिए कि पहले के पेरेंट्स गर्ल्स को पढ़ाने में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है, वो टेंडेंसी चेंज हो चुकी है। वो टेंडेंसी कैसे चेंज हुई? तो समाज में धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। तब ऐसे ही हम देखेंगे कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डेफिनेटली इस बात पर कहीं ना कहीं वह डिपेंडेंट होगी कि आखिर चल क्या रहा है, डोमेस्टिक जो परिस्थितियां वह कैसी हैं, इंटरनेशनल जो कॉन्टेक्स्ट है वह आखिर क्या है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगा। सेकंड बिल्कुल सही है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन जो पॉलिसी है वह कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मुख्य वास्तुकार थे कि हमारी विदेश नीति किस तरीके से बनेगी। तो इसमें रॉन्ग तो पूछा नहीं है, तो राइट में हम क्या लिख दें? ऑप्शन नंबर 2, है ना, केवल ओनली 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। तो ये फर्स्ट था नेहरू रूल, है ना, नेहरू रूल आप समझ गए। और इसमें जो इनके 1, 2, 3 जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव और इन ऑब्जेक्टिव को कैसे पाना है? गुट निरपेक्षता से। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम 2 camps. Distance from 2 camps. The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of peaceful world by advocating the policy of non-alignment. तो देखो बच्चों, इसमें क्या था कि जो एक शांतिमय जो एक विश्व है उसकी कल्पना की गई और एडवोकेट किया गया इस पॉलिसी को कि हमें गुटबंदी जो है वह नहीं करनी है। पूरा विश्व अगर 2 खेमे में बट रहा है, बेशक बढ़ जाए, कोल्ड वॉर जो है वह चल रहा था। आप देखेंगे कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, उसके बाद जो चीजें वह ठीक होती हैं। तो यहां पर तब तक विश्व युद्ध के बाद से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह खत्म होता है, उसके बाद से एक कोल्ड वॉर जो है वह शुरू हो गया था। जब हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तब उसमें हम इन सभी चीजों को जानेंगे कि आखिर कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ था और इसे कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है। जब वॉर है तो कोल्ड कैसे? कोल्ड ऐसे कि कई बाउंड्रीज पर यूएस और यूएसएसआर जो है इन दोनों की सेनाएं खड़ी रही, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। जानते क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों जो साइड्स है, दोनों जो पक्ष है, यूएस भी इस बात को समझता था और यूएसएसआर भी समझता था कि अगर हमने नुकसान जितना सामने वाले को पहुंचाया, नुकसान पहुंचाने के बाद भी उसमें उतनी शक्ति जरूर होगी कि वो हमारा उतना नुकसान कर देगा। एक डर होता है, समटाइम्स हम किसी को केवल आंखें दिखा रहे होते हैं, हम उससे सीधा भिड़ नहीं रहे होते, उसके पीछे रीजन है कि वह भी ताकतवर है। तो ताकत का एहसास तो दोनों को था कि दोनों महाशक्तियां थी। दोनों महाशक्तियां क्यों थी? यूएस एंड यूएसएसआर। क्यों? यहां पर बेसिकली बहुत पावरफुल कंट्रीज थी, क्योंकि ये वर्ल्ड में जो भी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, विश्व में कहीं भी चीजें हो रही थी उसको इफेक्ट करने की पोजीशन पर थे, उसको इफेक्ट करने का पोटेंशियल रखते थे। दैट्स व्हाई यहां पर इन दोनों को, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंगली जो देश है बाकी देशों को अपने अपने शामिल करते गए। इस तरह से पूरा विश्व जो है वह 2 खेमों में स्पष्ट रूप से बट गया। बट इंडिया यहां पर क्या कर रहा था कि भारत जो है
वह बेसिकली इस नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के द्वारा इन दोनों खेमों से डिस्टेंस बनाने की बात कर रहा था कि जरूरी नहीं है कि पूरा जो वर्ल्ड है वह इन दोनों खेमों में बढ़ जाए, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को अपना ले, हम गुटनिरपेक्ष रह ले, हम किसी भी कैंप में शामिल ना हो, हम किसी भी कैंप में शामिल ना हो। ठीक है, अब देखो कि आखिर, लेकिन देखो इसमें भी आप देखेंगे बच्चों कि एक तरफ शांति सेना जो है वह भेज रही है, यूएन ने जो भी हम देखेंगे कि पीस कीपिंग को लेकर जो भी ऑपरेशंस किए उसमें शांति सेना काफी भेजी है इंडिया ने, लेकिन जो वॉर और जो बाकी सारे जो मिलिट्री अलायंस थे उससे खुद को दूर रखा। तो यहां पर पहली बात तो यह है डिस्टेंसिंग। तो कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर ये जो चला आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो पूरा विश्व जो है वह दो खेमों में बट गया, यूएस एंड यूएसएसआर। अब यूएस ने अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे कि नाटो कहा जाता है। अभी रूस यूक्रेन विवाद क्यों हुआ बच्चों, उसके पीछे क्या नाटो का हाथ था, जरा देखिए कि आखिर क्यों जो है वह रशिया को टेंशन थी कि अगर यूक्रेन जो है वह नाटो का सदस्य बन जाएगा तब हमारे लिए टेंशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये यहां पर बेसिकली याद रखना कि इसका एक मिलिट्री अलायंस था यूएस का, और भाई यूएसएसआर जो है यह भी पीछे नहीं रहा और यूएसएसआर ने भी वार्सा पैक्ट बना लिया। ये इनके क्या थे बच्चों, मिलिट्री अलायंस थे। ठीक है, वार्सा पैक्ट बनाया। और इसके अलावा इंडिया क्या कर रहा था, दोनों से दूर तो था ही, इसके अलावा याद रखना कि इंडिया ने जो है वह डिस्टेंस बना ली, इन दोनों से ही डिस्टेंस बना ली। ठीक है, और पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में जो है वह शामिल नहीं होना है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने क्या किया, देखो इंडिया की दो बातें समझो कि इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया कर रहा है जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, जो शांति स्थापित करने के लिए जो ऑपरेशंस यूएन के द्वारा किए जा रहे हैं, इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में ह्यूमन रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, शांति सेना भेज रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज का पीस कीपिंग, याद रखना युद्ध नहीं है ये, ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन। लेकिन इंडिया वांटेड टू कीप अवे फॉर द मिलिट्री अलायंस, है ना, कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस। जो भी सैन्य गठबंधन थे उससे दूर रहा, ना ही नाटो का हिस्सा बना और ना ही वार्सा पैक्ट का हिस्सा बना। ठीक है, अब देखो टेंशन्स कैसे क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है इसमें कि बच्चों पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जो है वह अमेरिका के खेमे में शामिल हो गया यूएस में। जब यूएस में शामिल हुआ तो यूएस के बीच में यूएस वर्सेस इंडिया, इनके जो रिश्ते हैं वह नेगेटिवली इंपैक्ट हुए। और जब जो इंडिया है, इंडिया ने दोस्ती बढ़ाना चाहिए किससे, यूएसएसआर से, उसके मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं हो रहा है, बट इंडिया ने क्या किया कि जब यूएसएसआर की तरफ जब दोस्ती बढ़ाई और ज्यादा इनके जो रिलेशंस हैं यूएसएसआर और इंडिया के बीच में ये ज्यादा डीप हुए, तो यूएसएसआर और इंडिया के बीच में जो ये ग्रोइंग पार्टनरशिप थी, इससे अमेरिका नाराज हो गया। ठीक है, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है वाली बात हो गई। तो जब पाकिस्तान यूएस में शामिल हुआ तब यूएस और इंडिया की बात हो गई। ठीक है, कैसे कि इसमें बेसिकली जो नेगेटिव चीजें हैं, जो फॉर्मूला है ये बनने लगा। और वैसे ही जब हम यूएसएसआर और इंडिया की ग्रोइंग पार्टनरशिप की बात करेंगे, ग्रोइंग पार्टनरशिप, तब इससे क्या हुआ कि जो यूएस और इंडिया के रिलेशन है ये फिर से नेगेटिव जो है वह इंपैक्ट हुए, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वह चल रही थी। तो बेसिकली दो बातें हो गई, नेहरू का रोल क्या था, है ना, इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस, कॉन्टेक्स्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह के इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट थे जब इंडिया का जो फॉरेन जो एक्सटर्नल रिलेशन है वह शेप ले रहा था। हमने पॉलिसी अपनाई नॉन अलाइनमेंट की, नेहरू का रोल देखा, और हमने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सेकंड बात जो है वह की डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, कि हम यूएस और यूएसएसआर के किसी भी जो ग्रुप है उसमें शामिल नहीं हो रहे। और इसमें तीसरा और आखिरी पैराग्राफ है एफ्रो जो एशिया यूनिटी है ना, उसमें हमने एकता की जो बात है वह हम कर रहे थे। ठीक है, तीसरा क्या है, एफ्रो एशियन यूनिटी। तो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एफ्रो एशियन एकता। ठीक है,
अब इसका मतलब ये है एफ्रो और एशियन, एफ्रो मतलब अफ्रीका, अफ्रीका के जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, कंट्रीज थे, और एशिया के भी जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, या फिर ऐसे जो कि कॉलोनियलिज्म जो है उससे जूझ रहे थे, उससे जैसे कि इंडोनेशिया। तो जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले भी वह बाकी देशों में, बाकी देशों के साथ और बाकी देशों के लिए स्वतंत्रता के लिए वह लड़ रहा था। और इसका एक उदाहरण है कि जो एस.सी. बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन बेसिकली किया गया था, है ना, तो ये कई देशों को बेसिकली एक सपोर्ट, एक अलाइनमेंट जो है वह बनाया गया था। तो ना केवल हम देखते हैं कि कोई स्वतंत्र घटना नहीं थी, फर्स्टली अपोज्ड, अच्छा ये बाद में बता देंगे। तो यहां पर क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह अपने आप में एक स्वतंत्र घटना नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई इंडिपेंडेंट, कोई ऐसी घटना हो रही है, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पीछे कई रीजन थे बेसिकली, है ना। जब आप पढ़ेंगे कि आखिर भारत स्वतंत्र हुआ उसके पीछे में क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे, तो एक फैक्टर ये भी था कि बहुत सारे ऐसे न्यूली इंडिपेंडेंट जो स्टेट है वह सामने आ रहे थे, और ऐसे में क्या हमें भी एक कॉन्फिडेंस आया कि जो अंग्रेज है, ऐसा नहीं है कि इन ब्रिटिशर्स को डिफीट नहीं, इसको हराया नहीं जा सकता, इनको डेफिनेटली हराया जा सकता है ना। तो यहां पर याद रखना कि बेसिकली इसके लिए जो काम है वह चल रहा था। तो एफ्रो एशियन यूनिटी में हम देखेंगे कि शुरुआत यहां पर हुई बच्चों कि इंडिया जो है वह साइज वाइज, लोकेशन वाइज, है ना, साइज, लोकेशन एंड पावर वाइज जो है वह बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है वह रखता था। और बेसिकली आप देखेंगे कि अपने आस पड़ोस के जो भी देश है उसमें एक बिग ब्रदर की जो भूमिका है, उस भूमिका में इंडिया है, ठीक है। उस बिग ब्रदर की जो भूमिका है उसमें जो इंडिया है वह काम करता है। अब ऐसे में देखो कि बहुत ज्यादा एक जो एफ्रो एशियन यूनिटी है कि भाई इसके जो स्वतंत्र, अभी अभी ऐसे कंट्रीज है जो कि कॉलोनियलिज्म से जो है उससे इंडिपेंडेंट हुए, फ्री हुए हैं, ऐसे देश किसी भी खेमे में शामिल ना हो, किसी भी कैंप में जो है वह शामिल ना हो, वरना उनका जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है वह फिर से प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, ठीक है। तो यहां पर देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूं, 4-5 पॉइंट। इंडिया पावर, साइज एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर इंडिया में साइज अकॉर्डिंगली, पावर अकॉर्डिंगली, एक जो पोटेंशियल, एक जो क्षमता है वह थी, है ना। तो इंडिया ने बेसिकली क्या किया बच्चों, एक जो मेजर रोल है वह एशिया के जो देश है उसमें अपना मेजर रोल जो है वह प्ले किया। मेजर रोल फॉर इंडिया, मेजर रोल फॉर इंडिया in world affair, especially Asia. In world affair, especially in Asian affair. और इसने एडवोकेट करना शुरू किया, इंडिया ने एडवोकेट करना स्टार्ट करा एशियन यूनिटी को, एशियन यूनिटी को, है ना। सो इंडिया सपोर्ट ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड अपोज रेशिज्म, स्पेशली अपार्थाइड। तो हम देखेंगे कि जैसे कि रेसिज्म है, स्पेशली अगर हम बात करें कि जो नस्लवाद या फिर वाइट एंड नॉन वाइट को लेकर साउथ अफ्रीका में जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो सेग्रीगेट जो लॉ वहां पर थे, नेल्सन मंडेला की हमने बात की थी, है ना, तो उसको लेकर जो है वह काफी अपोज करता रहा इंडिया, और उपनिवेशवाद से आजादी, डीकोलोनाइजेशन के लिए काफी जो प्रयास है वह करता रहा। तो कई ऐसे देश थे जिनको आजाद कराने में इंडिया की भी भूमिका रही है ना। हम देखेंगे कि बेसिकली एक एशियन कॉन्फ्रेंस जो है वो मार्च 1947 में ही हो गया था। इंडिया को इंडिपेंडेंट स्टेटस कब मिला? अगस्त में, है ना, 15 अगस्त में। और यहां पर मार्च 1947 में इंडिया जो है वह बात कर रहा है एशियन यूनिटी की। साथ ही हम देखेंगे कि यहां पर इंडोनेशिया के जो बाडुंग सिटी है उसमें 1955 में एफ्रो एशियन जो कॉन्फ्रेंस है,
एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो है इंडोनेशिया की बाडुंग सिटी में 1955 में इसका आयोजन किया गया। और बेसिकली ये नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है, यहाँ पर एक तरह से इसका जो फाउंडेशन है वह रखा गया, इसकी नींव रखी गई। और 1961 में जो फर्स्ट समिट है वह हुआ कहां पर? बेलग्रेड में, सितंबर 1961 में, है ना। तो यहां पर याद रखना कि फर्स्ट समिट ऑफ द नेम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961 एंड नेहरू वाज द को-फाउंडर ऑफ द नेम। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एफ्रो एशियन यूनिटी की जब हमने बात की तो इंडिया जो है वह बेसिकली पावर, साइज और एक पोटेंशियल तो था ही, और बेसिकली एक मेजर रोल जो है वह स्पेशली जो एशियन कंट्रीज के बीच में एक बिग ब्रदर का जो रोल है वह इंडिया प्ले कर रहा। और ऐसे में हम देखेंगे कि एक एडवोकेट कर रहा है इंडिया एशियन यूनिटी के लिए, और इसके लिए जो कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन होता है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले ही एक आयोजन हो गया था मार्च 1947 में। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि इंडोनेशिया के बाडुंग में 1955 में एक कॉन्फ्रेंस होता है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ, यूनिटी के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ कि ये सभी देश जो है आपस में बेसिकली न्यूली एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेटस वाले हैं, ये किस तरीके से आगे अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को बनाइए, कैसे जो है वह दोनों कैंप से एक डिस्टेंस मेंटेन करें, इन सभी चीजों को लेकर, है ना, आपस में एक दूसरे की सहायता करें। क्योंकि ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे इनके पास ट्विन चैलेंजेस थे कि एक तो आपको वेलफेयर का काम भी करना है, वेलफेयर भी करना है, लोगों का कल्याण का भी करना है, और दूसरा है कि एक जो डेमोक्रेसी उसको भी एस्टैब्लिश करना है ना। तो यहाँ पर ये चैलेंजेस थे, इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैलेंज था। और ऐसे में देखो कठिन थी ये नीति अपनाना, क्यों? क्योंकि जो देश यूएस या यूएसएसआर के सपोर्ट में पॉलिसी बना रहे थे उनको वहां से क्रेडिट मिल रहा था, कर्ज मिल रहा था, कुछ अच्छी कुछ हम कह सकते हैं उनके जो फेवर में शर्तें हो सकती हैं उन पर, है ना। इसके अलावा उनसे एक सहायता अनुदान जो है वह भी मिल जा रहा था। और ऐसे में अगर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, उन दोनों ही खेमों से, उन दोनों कैंप से डिस्टेंस रख रहा है, तब उसको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या बेसिकली डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग जो कंट्रीज है वह डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी थी, है ना। तो यहाँ पर जो भी एफ्रो और एशिया के जो ऐसे देश थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट थे, बेसिकली उन सभी के बीच में एक एकता की बात की गई। और पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, याद रखना कि नेहरू जो है बेसिकली को फाउंडर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्लियर है। तो यहां पर हमने ये गुट निरपेक्षता, आर्टिकल 51, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी बातें हमारी हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना की और पाकिस्तान की। नेक्स्ट हमें किस किस की बात करनी है? चाइना एंड पाकिस्तान। चलिए अब देखो नेक्स्ट हमारा है कि हम पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना की बात करें। ठीक है, तो उस समय जब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट, इन सभी चीजों को चूज कर लिया, उसके बाद क्या था कि अब देखो चाइना बेसिकली अगर हम बात करेंगे, यहां पर हम 2-3 इश्यूज की बात करने वाले। ठीक है, चाइना, यहां पर हम बात करेंगे ये जो अक्साई चीन वाला पार्ट होगा। ठीक है, अक्साई चीन, लेह लद्दाख, लद्दाख में एक ऐसा पार्ट जिस पर चाइना जो है वह अपना अधिकार मांगता है, अक्साई चीन की बात करेंगे। और हम अरुणाचल की बात करेंगे। अरुणाचल में हम एक जो नेफा जगह है, जिसे अरुणाचल को हम देखें पहले नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो है उसके नाम से जाना जाता था, शॉर्ट में नेफा कह देते। तो देखो चाइना के संबंध में जो हमें बात करनी है अक्साई चीन की, हमें बात करनी है नेफा की, हमें बात करना है तिब्बत की। ठीक है, हमें बात करना है किसकी? तिब्बत की। इसके अलावा हम बात करेंगे दलाई लामा, दलाई लामा का भारत पे एक तरह से जो राजनीतिक शरण मांगना था उसकी बात करेंगे। और 1962 में जब जो चाइना है अक्साई चीन और जो नेफा, जो अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर का जो भाग था उस पर आक्रमण करेगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो सारा मामला है बच्चों, ये जानते हो वहां से शुरू होगा। ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर थॉट क्या थे हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, और स्पेशली अगर हम नेहरू एंड पटेल की बात करें, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, तब देखो नेहरू जी का मानना यह था कि चाइना से जो है बेसिकली, देखो चाइना को एक नेशन के रूप में जब चाइना इंडिपेंडेंट स्टेटस में आता है, और चाइनीज जो गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बेसिकली अथॉरिटी देने वाले पहले देशों में से इंडिया था, है ना। और ऐसे में हम देखेंगे बच्चों के स्टार्टिंग में बेसिकली एक जो
इंडिया और चाइना का जो बेसिकली एक हम स्टेटस देख सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में कैसा था, फ्रेंडली था। जब जो देश है वह आजाद हुआ था, उस वक्त हम देखेंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई की जो बात है, जो नारा है, वह चलता था। ठीक है, हिंदी चीनी आपने भी सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे कारण हो गए, ठीक है, और एंड आफ्टर 1962 जब चाइना आक्रमण कर देता है, तो यहां पर ये जो हिंदी चीनी था ना, ये बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, भाई भाई से तो हमें बस इस सफर को समझना है। तो सबसे पहली शुरुआत यहां से होती है कि चाइना को बेसिकली चाइनीज जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो है, सबसे पहले देशों में से जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, उसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, उसमें से एक था इंडिया। और स्टार्टिंग में जो रिलेशंस थे वह बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थे। लेकिन और देखो यहां पर क्या था कि नेहरू जी का यह सोचना था कि जो चाइना है वह कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है, वह हमसे फ्रेंडली है, सारी चीजें ठीक ठाक है, उससे हमारा कोई डिस्प्यूट विवाद नहीं है। और इसलिए नेहरू जी का यही मानना था कि बेसिकली जो चाइना है वह क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वह फ्रेंडली नेचर का है और आगे भी वही रहेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये वैसे भी इंटीग्रेशन में, जब हमने चैप्टर 1 की बात की थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उनका बेसिकली देश के इंटीग्रेशन में और जो प्रिंसली स्टेट है उनके इंटीग्रेशन में एक बड़ा ही क्रूशियल रोल रहा था, है ना। किस तरीके से बाकी सबको एक किया, एक जो हम भारतीय संघ की बात करते हैं उसके लिए काफी काम किया। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मामले में बड़े दूरदर्शी थे। उनका यह मानना था कि चाइना डेफिनेटली एग्रेशन दिखाएगा, वह आक्रमण करेगा। तो इसमें क्या है कि नेहरू जी इस बात को मानते नहीं थे, कभी सीरियस नहीं लेते थे, सोचते थे कि रहने दो, ऐसे ही सोच रहे हैं आप, ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली वल्लभ भाई पटेल जो है वह तो बढ़ती हुई चाइना की जो शक्ति है, पावर है, उस चीज से परिचित थे और उन्हें यह लग रहा था कि जब ये पावरफुल हो जाएगा उस वक्त ये क्या करेगा, अग्रेशन दिखाएगा, आक्रमण दिखाएगा, आक्रमण करेगा। ठीक है, अब लेकिन देखो हुआ क्या, अच्छा एक पंचशील समझौता हुआ था, एक पंचशील समझौता आपने सुना होगा। पंचशील यूपीएससी ने क्वेश्चन भी इससे पूछा है कि पंचशील के कौन कौन से सिद्धांत हैं। पंचशील में बेसिकली बच्चों 5 प्रिंसिपल्स हैं पीसली को एग्जिस्टेंस के लिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए, और ये चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। जैसे कि पंचशील है, आज ताशकंद की भी बात करेंगे, है ना। तो ये पंचशील समझौता बेसिकली हम देखेंगे कि इसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं। 5 प्रिंसिपल्स किसके बीच में हुआ था, ये चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया के बीच में 5 प्रिंसिपल्स फॉर व्हाट, फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस। ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए। सो पंचशील 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल, और ये साइन हुआ 29 अप्रैल 1954 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वॉज अ स्ट्रॉन्गर स्टेप टुवर्ड फ्रेंडशिप एंड रिलेशन। पाकिस्तान ये लिखा हुआ है, मैंने जस्ट आपको पहले ही बता दिया, इसको मैंने पढ़ा नहीं था वरना इतनी जल्दी नहीं बताती। तो इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिया एंड चाइना, तो ये रॉन्ग हो गया है ना। ये बात सही है कि ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ये बात सही है ना। सो बेसिकली फ्रेंडशिप रिलेशंस को लेके इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। इंडिया एडवोकेट चाइनाज न्यू गवर्नमेंट एज अ कम्युनिस्ट इवन इन यूएन आफ्टर चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 टू अहेड अ फ्रेंडली स्टेप। ये बिल्कुल फ्रेंडली स्टेप था कि जो चाइनीज न्यू गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसको मान्यता दी, उसको रिकॉग्नाइज किया, है ना। तो इसमें क्या सही आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जो सेकंड है वह सही है। अब एक बार मैं आपको पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट तो देखो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है। फर्स्ट इसमें जो है, जो 5 इसमें प्रिंसिपल्स की बात की गई, इसमें फर्स्ट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ठीक है,
सेकंड इसमें कहा गया म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब आक्रमण नहीं करेंगे। सेकंड, आक्रमण ना करने की नीति, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन एग्रेशन, ठीक है। थर्ड इसमें रखा गया म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। यही से एक जो कारण है, रीजन है, वह चाइना को बाद में मिल जाएगा। सो म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप अपनाया गया। कहां पर? कि जो भी आपके घरेलू मुद्दे होंगे ना, इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, जो आपके घरेलू मुद्दे होंगे, इंटरनल अफेयर्स होंगे, उसमें चाइना और भारत जो है वह आपस में दखल नहीं देंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात की गई, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और लास्ट है इसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिस उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ था। बेसिकली ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है बच्चों, ये इसका फिफ्थ प्रिंसिपल्स है ना। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है ये इसका फिफ्थ प्रिंसिपल है। तो बेसिकली जो पंचशील जो अग्रीमेंट है वह कितना, 5 प्रिंसिपल्स हैं पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए, और ये भी इसका एक प्रिंसिपल है। सेकंड हमने बात की म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो बेसिकली जो भी आपकी क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान किया जाएगा, है ना। एक नॉन एग्रेशन की, आक्रमण ना करने की रीति। लेकिन हम देखेंगे कि 1962 में कैसे जो चाइना है उसने बेसिकली एग्रेशन दिखाया। नेक्स्ट वही पैराग्राफ है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस की नीति एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। अब देखो यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। अब देखो चाइना क्या करेगा, वो तीसरा पॉइंट याद रखना कि जब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट जो बेसिकली हो चुका था कि हम एक दूसरे के इंटरनल जो अफेयर्स है उसमें किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने बेसिकली हम देखेंगे कि तिब्बत जो है बेसिकली इसको ऑक्यूपाई कर लिया, एक तरह से इस पर जो अपना कब्जा है वह ठोक दिया, है ना। तो यहां पर देखेंगे हम कि जब चाइना जो है, ठीक है, चाइना ने क्या किया, इस पर अपना कब्जा ठोका, और बेसिकली जो तिब्बत है ना वह इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था। बफर स्टेट का मतलब क्या है, बफर स्टेट का मतलब है कि जो दो पावरफुल कंट्रीज है ना उनके बीच में क्या है कि एक बफर स्टेट है, और इस बफर स्टेट के कारण ये दोनों आपस में शांति से रह रहे हैं, ये लड़ नहीं पाते क्योंकि बीच में ऑलरेडी एक जगह है, एक देश है, उसकी सीमाओं का आप सम्मान करोगे, है ना। तो यहां पर क्या है कि एक जो शांति है वह बनी रहती है, एक बफर जो है वह बना रहता है। तो जब चाइना ने तिब्बत का अधिग्रहण किया और ऐसे में इस बफर स्टेट जो है इसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऑटोनॉमी, चाइना ने तिब्बत को पूरी ऑटोनॉमी दी, स्वायत्तता दी, लेकिन कहा कि यह चाइना का ही पार्ट होगा। और ऐसे में देखो जब ये कहा तो जो तिब्बत के जो लोग थे, ठीक है, बेसिकली ये सब क्या करे, तिब्बत के काफी लोग जो हैं वह इंडिया में आने लगे। और इसमें दलाई लामा है ना, दलाई लामा जो राजनीतिक जो आप धर्म गुरु के रूप में जानते हैं, जिन्होंने धर्मशाला में बाद में जिन्हें आवास दिया गया, शरण दी गई, इन्होंने भारत से राजनीतिक जो शरण है वह मांगी, पॉलिटिकल असाइलम। और ऐसे में इन्हें जो शरण है वह दी गई। जब इन्हें शरण दी गई तब चाइना ने कहा कि अगर पंचशील समझौता आपने किया था, पंचशील अग्रीमेंट आपने किया था, आपने उसका उल्लंघन किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने हमारे यहां से जो लोग भागे थे आपने उसको शरण दी है, राजनीतिक रूप से शरण दी है, और ये बेसिकली हमारे खिलाफ एक जो हवा है वह भारत भड़का रहा है, ऐसा चाइना को लगने लगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि 1962 में चाइना ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो तिब्बत क्या है? प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशिया रीजन इज वन ऑफ द मेजर इशू दैट हिस्टोरिकल कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आफ्टर द पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954, इंडिया conceded China claim over Tibet, and 1959 the Tibetan spiritual जो leader थे दलाई लामा was given asylum refugee by India, which wasn't the relations between both countries। तो यहाँ पर दलाई लामा ने जब शरण मांगी और भारत के द्वारा दी गई, इनके जो फॉलोअर्स थे, ये जो स्पिरिचुअल लीडर थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, जब ये आए धर्मशाला में इनको स्थान दिया गया, उसके बाद जो टेंशन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया ये बढ़ गई, क्योंकि अब जो है चाइना को ये लग रहा था कि भारत हमारे खिलाफ जो है वह जा रहा है। लास्ट पैराग्राफ है इसमें, द चाइनीज इन्वेजन 1962, द चाइनीज इन्वेजन 1962। देखो बेसिकली बच्चों दो रीजन थे, और ये दो रीजन क्या थे?
चाइना और इंडिया के बीच में, है ना, चाइना और इंडिया के बीच में हम देखेंगे कि इस तरह की जो टेंशन्स थी उसके दो रीजन थे। फर्स्ट रीजन इज चाइना का तिब्बत पर क्लेम करना, चाइना क्लेम्स ओवर तिब्बत, और ये हिस्टोरिकल बफर था। ये जो बफर है ये जब खत्म हो गया तब इंडिया को ये लगा कि अब जो चाइना है वह इंडिया पर भी आक्रमण कर सकता है, इंडिया की भी किसी टेरिटोरियल, बेसिकली जो हमने सोवरेनिटी की बात की थी कि इसका आप सम्मान करेंगे, वह उस चीज से पीछे हट सकता है और वहां पे आक्रमण कर सकता है। तो चाइना क्लेम ओवर तिब्बत, है ना, तो जो कि हिस्टोरिकल बफर था ये खत्म हो गया। और दूसरा है बॉर्डर डिस्प्यूट। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट जानते हो क्यों हुआ? इंडिया को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स के समय ही जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना उसको सॉल्व कर लिया गया है। चाइना का ऐसा मानना है, चाइना को लगता था कि जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले रीजन में कुछ क्षेत्र ऐसा है जिस पर उसने कब्जा कर लिया, जैसे अक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है। अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन वह इलाका लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, है ना, लद्दाख का वह इलाका जो कि चाइना जिस पर कब्जा किए है या फिर उस पर अपना अधिकार समझता है, वो इलाका हम अक्साई चीन कहेंगे। अब दूसरा तो एक तो है इसमें वेस्टर्न पार्ट और एक है ईस्टर्न पार्ट, दो ऐसे पार्ट थे, वेस्ट और ईस्ट। अब देखो ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का कुछ ऐसा भाग और वेस्ट में वही अक्साई चीन। इन दोनों जगह पर चाइना ने बेसिकली क्या किया? एक हमला किया, ठीक है, हमला किया। तो बेसिकली टेंशंस तो चल रही थी, हिस्टोरिकल बफर रहा, और जो इशू ऑफ दलाई लामा एडेड फ्यूल टू द फायर, इस आग में एक घी का काम जो है वो दलाई लामा के अजाइलम से हुआ। China claimed two area with the Indian territory Aksai Chin in the area of Ladakh region and Jammu Kashmir and state of Arunachal. अरुणाचल को हम देखेंगे दैट टाइम जो है वह नेफा कहा जाता था, NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, है ना। तो ये दो ऐसे एरियाज थे बच्चों जिस पर चाइना जो है वह अपना कब्जा, अपना अधिकार जो है वह समझता था। तो देखो यहां पर चाइना ने क्या किया, अक्टूबर 1962 में जो डिस्प्यूटेड एरिया थे यहां पर एक मेसिव इन्वेजन जो है वह किया, एक जो आक्रमण है वो किया, जो आक्रमण है वह किया। और इसके बाद देखो क्या होगा, द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। देश में और देश के बाहर चाइना के इन इरादों को ना समझ पाने के कारण नेहरू और भारत की जो छवि है वह धूमिल होती है कि किस तरह से अपने विदेश संबंध बनाए कि इतने ही जल्दी जो है वह युद्ध हो गया और एक देश ने आक्रमण कर दिया और हम खुद का बचाव नहीं कर पाए। इसमें भी देखो इंडिया और चाइना के बीच में चूंकि फ्रेंडली रिलेशन थे, नेहरू जी इस पक्ष में नहीं थे, उन्हें लगता था कि चाइना कभी आक्रमण नहीं करेगा। और ऐसे में जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, मतलब मिलिट्री भी नहीं, पैरा मिलिट्री फोर्स जो है वह बॉर्डर सिक्योरिटी कर रही थी इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहां पर देखो एक ये बड़ा कारण था कि जो नेहरू की छवि है वह धूमिल होती है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर याद रखना बच्चों कि नेहरू को क्रिटिसाइज किया गया कि वह इंटेंशंस नहीं समझ पाए, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है वह इंडिया नहीं कर पाया, भारत नहीं कर पाया। इस वक्त बहुत सी ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वह हुई, जो भी उस वक्त में विदेश मंत्री और बाकी सब लोग थे, जो मंत्रिमंडल के कुछ ऐसे सदस्य थे, उनके द्वारा इस्तीफे दिए गए थे, है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि वह इतने बड़े युद्ध जो है उसको नहीं समझ पाए, चाइना के एग्रेशन को नहीं समझ पाए और उसे आसानी से आक्रमण करने दिया। किसी भी तरह की सोचो कि एक देश जो है वह आक्रमण कर, एग्रेशन दिखा के आपके दो इलाकों में घुस चुका है, अब आप कहां कहां बचाव करोगे। तो चाइना की एक रणनीति रहती है कि थोड़ा सा क्या है कि सामने वाले को आज भी, जैसे जब आप IR पढ़ते हैं तो चाइना की एक रणनीति देखते हैं, एक स्ट्रैटेजी देखते हैं कि वह बेसिकली एक एग्रेशन, परेशान करने की नीति अपनाता है कि सामने वाले को चले जाओ, थोड़ा सा परेशान कराओ, तो वो कभी हमें परेशान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो खुद को ही क्या करेगा, बेसिकली डिफेंड करेगा, वो बचाव करेगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो चाइना ने यही किया और उसमें बाद में यूनिलेटरल जो है वह सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम जो है वह अपनी ही तरफ से घोषित कर दिया, ठीक है। तो यहां पर ये दो तीन बातें हैं, लेकिन उसके बाद नेहरू को क्रिटिसाइज किया गया, मंत्रिमंडल को क्रिटिसाइज किया गया काफी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है वह उस सरकार के खिलाफ लाया गया था। तो ये था चाइना का इन्वेजन, ठीक है, हो गया चाइना की बात। अब हम थोड़ी सी जो चर्चा है वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ कितने ज्यादा शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध है ना। तो देखो बच्चों, अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो 1947 पे ही आ जाओ, जब देश आजाद हुआ था। देश आजाद हुआ तो भारत, कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीर में कश्मीरियत थी,
वहां की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, पहले कश्मीर का समझो, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, क्यों आखिर कश्मीर को भारत में जो है विलय होने में समस्या हो रही थी, तो वहां पे जो किंग था वो तो हिंदू था, बट वहां पे जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वह मुस्लिम थी, बट वह मुस्लिम के पहले कश्मीरियत जो खुद को कश्मीर का मानते हैं, है ना। पाकिस्तान वालों का यह दावा था कि चूंकि पॉपुलेशन जो है वह मुस्लिम है, इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा होगा कश्मीर, ठीक है। और हरि सिंह जो वहां के महाराजा थे, उन्होंने, हम देखेंगे कि इंडिया के साथ जो विलय पत्र पर है हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 1947 से ही बेसिकली एक जो वॉर है वह इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के बीच में बना रहा, और एक जो प्रॉक्सी वार है वह छिड़ा रहा। प्रॉक्सी वॉर इन सेंस कि मान लो किसी तीसरे के उकसावे में जो दो पक्ष हैं वह लड़ रहे थे, है ना, कि कोई धर्म की बात पर जो है वह लड़ा रहा है दो पक्षों को, तो एक जो प्रॉक्सी वार, एक जो छद्म युद्ध है जो वह टिका रहा। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया के बीच में दो तीन इशू थे। एक पहला इशू तो कश्मीर का हो गया, दूसरा इशू हुआ सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक मुद्दा था, और यहां से याद रखना यूपीएससी ने जो क्वेश्चन है वह पूछा है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी, आपका ये होमवर्क रहेगा फ्रेंड्स कि आप एक बार सिंधु जल समझौता जो है इसको चेक करें कि क्या क्या इसमें कौन सी नदियों का जो जल है कितने प्रतिशत इंडिया को और कितने प्रतिशत जो उसका पानी है वह पाकिस्तान को यूज करने की बात की गई। एक बार सर्च कीजिएगा, ज्यादा नहीं 5 और 10 मिनट्स दीजिएगा, इतने में आप इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो साइन की गई थी नेहरू जी के द्वारा, जनरल आयूब खान थे पाकिस्तान में, ठीक है, बेसिकली 1960 में ये जो है वह साइन की गई थी और इस विवाद को सुलझा लिया गया था। कश्मीर का मुद्दा तो हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से चल ही रहा है सदियों से, है ना। तो कश्मीर का जो मुद्दा है वह चल रहा है, लेकिन कुछ मुद्दों को सुलझा लिया गया था, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी है। इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च आर्म अटैक इन द रन ऑफ कच्छ। देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया कि जो रन ऑफ कच्छ है ना, एरिया ऑफ गुजरात, इसमें क्या किया, अटैक कर दिया अप्रैल 1965 में। 1962 चाइना का इन्वेजन, एंड 1965 पाकिस्तान, ठीक है। तो यहां पर क्या किया कि जम्मू कश्मीर अगस्त सितंबर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक बिगड़ जो ऑफेंसिव है वह भी चलाया गया। अब जो इंडियन जो आर्मी है ना, भारतीय सेना ने भी क्या किया कि हम देखेंगे कि लाहौर तक जो है वह चली गई बचाव में और अटैक में। तो ये 1965 आफ्टर हम देखेंगे कि इसके बाद जब इंडियन जो आर्मी है, जब वह ऐसी पोजीशन पर थी कि युद्ध जीत जाते, अब यूएन ने इंटरवेंशन कर दिया। यूएन ने इंटरवेंशन कर दिया। यूएन ने इंटरवेंशन कब किया, जब भारत जीत रहा है और भारत लाहौर तक पहुंच गया है, तब जाके यूएन जो है वह हस्तक्षेप कर रहा है कि आप वहीं रुक जाओ। यूएन ने हस्तक्षेप किया, कुछ सिद्धांत दिए कि भाई अपनी अपनी जगह पर दोनों सेनाएं लौट जाएं। ये बात जो है वह यूएन के द्वारा कही गई, ठीक है। और जनरल और एक शांति के लिए, इस पीस के लिए हम देखेंगे कि इस वक्त जो पीएम थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के जनरल थे आयूब खान। इन्होंने एक ताशकंद जो समझौता है वह किया, ठीक है। ताशकंद जो समझौता है वह किया 1966 में। 1966 में जो ताशकंद समझौता है वह किया गया। तो याद रखना कि हमने अप्रैल 1965 के पाकिस्तान के आर्म अटैक की बात की, ठीक है, यूएन के इंटरवेंशन की बात की, इंडस वाटर ट्रीटी की बात की और कश्मीर की बात की। तो ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो पाकिस्तान के साथ जो है वह लगातार चलते रहे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, बांग्लादेश वॉर। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि चूंकि जब हम बात करते हैं कि दो डोमिनियन की बात की गई थी कि भारत होगा और पाकिस्तान होगा, तो चूंकि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, मजहब के आधार पर देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, और इसमें बेसिकली ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि जो ज्यादा अगर हम पॉपुलेशन कहें धर्म के आधार पर, रीजनल पॉपुलेशन जो है कहां पर है, मेजोरिटी में। ऐसे में दो जो स्थान है वह हमें समझ में आ रहे थे, ठीक है। एक तो वेस्ट वाला ये जगह, और दूसरा हम देखेंगे असम, पंजाब जो असम और जो पश्चिम बंगाल, यहां पर जो एरिया था वो, है ना। तो यहां पर जो मुस्लिम है वह ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे। तो देखो हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वह एक नहीं 2 भागों में बेसिकली आजाद हुआ था। इसे कहा गया था वेस्ट पाकिस्तान, ये पश्चिम पाकिस्तान था, और ये था ईस्ट पाकिस्तान, ये था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जो आधुनिक हम बांग्लादेश की बात करते हैं, ये आधुनिक जो बांग्लादेश है, जो एट प्रेजेंट बांग्लादेश है, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था।
अब इसके जो ईस्ट पाकिस्तान होने की कहानी है ये भारत से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो वेस्ट पाकिस्तान है हम देखेंगे कि इसमें जो सरकार थी वो बहुत ज्यादा एक जो दोयम दर्जे का व्यवहार है, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम है वह नहीं हो रहा था। कई तरह से यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं उन्हें प्रॉपर जो राइट्स है, जो अपॉर्चुनिटीज है, सारी चीजें वह नहीं दी जा रही थी। यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स है वह शुरू हो गई। लोगों के मन में बेसिकली अलग होने की जो एक इच्छा है वह शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक नेता चुने जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेती है वेस्ट पाकिस्तान, और इसके बाद यहाँ पर एक फ्रीडम जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से फ्री होकर बांग्लादेश बनाने का एक जो विजन है, जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वह शुरू हो गया। और जब ये शुरू हुआ हम देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा इसको दबाया जाता है और ऐसे में यहाँ पर जो मदद है वह भारत से मांगी गई। इंडिया ने जो मटेरियल और बाकी जो सपोर्ट है, आर्मी सपोर्ट है, वह किया। 1971 कारगिल युद्ध सुना, इंदिरा गांधी जी का एक बड़ा उसमें काफी बिग रोल था, काफी बड़ा योगदान था इंदिरा गांधी का। वह काफी लोकप्रिय हुई कि उन्होंने ऐसा टफ डिसीजन जो है वह लिया। और यहां पर हम देखेंगे कि बांग्लादेश जो है वह एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है वह एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, नेशन के रूप में जो वह सामने आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी कहानी है कि कैसे जो है वह ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है वह बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से फिर से वॉर हुआ इसकी बात कही जाती है। बांग्लादेश वॉर 1971। In the dramatic internal politics during 1970, East and West Pakistan rulers were not willing to accept the democratic verdict. Throughout 1971, India had to bear the burden of about 18 lakh refugees who moved to East Pakistan and took shelter in a neighboring area in India. अगर इंडिया ये कहे कि भाई हमें इस मुद्दे में कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है? 80 लाख रिफ्यूजीज कम नहीं होते। ये सब जो है वह भाग भाग कर कहां पर आ रहे थे? सब जो है वह इंडिया में आ रहे थे, ठीक है। और जब इंडिया में आ रहे थे तब डेफिनेटली इंडिया को इसमें इन्वॉल्व होना ही था। सो आफ्टर मंथ ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशंस एंड मिलिट्री बिल्डअप, अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट ऑफ दिसंबर 1971। हम देखेंगे कि बांग्लादेश के ढाका में जो है, जो सैनिक थे, जो पाकिस्तान के सैनिक थे, उन सभी ने सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के आगे, है ना। So on 3rd July 1972, the Shimla Agreement was signed between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto, और यहां से जो ये शांति है वह स्थापित हो गई थी। और इंदिरा गांधी जो है वह एक बड़ी ही एक लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आई थी। और आगे जो है इनको बाकी जो लाभ है वह आगे के जब बाकी चुनाव होंगे उसमें इनको काफी इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है। इनकी छवि जो है वह बहुत निखर जाती है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, है ना, आगे आएगा इंदिरा गांधी के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। India's foreign policy reflect her desire to be an important regional power, which reflect during Bangladesh War 1971 when there were clashes between East and West Pakistan. India supported freedom struggle in Bangladesh and declared unilateral ceasefire with the surrender of Pakistan. And India and Pakistan signed Shimla Agreement 3rd June 1972 to formalize the return of peace. क्या होगा इसका आंसर आप बताएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर बांग्लादेश वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान हमारा हो चुका। 3-4 मुद्दे देखे और बांग्लादेश की हमने बात कर ली। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह बचता है कि हमने किस तरीके से अपने विदेशी संबंधों में, विदेश नीति में एक पावरफुल देश बनने के लिए न्यूक्लियर जो पावर, जो एनर्जी है उसका यूज किया, है ना। न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रही। तो हम देखेंगे कि इस दौरान जो एक डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट था न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर जो पावर है, ठीक है, इसको डेवलप करना। और देखो फर्स्ट न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन है ये हुआ था मई 1974 को। और इसका जो एक हम कह सकते हैं जो उद्देश्य रखा गया था वह क्या था? पीसफुल जो है वह न्यूक्लियर को यूज करना, ना कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको वॉर में यूज करना। तो बेसिकली पीसफुल एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज है वह हमारा मेन उद्देश्य था। तो हम देखेंगे जैसे कि आप पोखरण 1 के नाम से भी जानते हैं, और इस ऑपरेशन का जो नाम है वह स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। तो फर्स्ट जो नाभिकीय परीक्षण, उस पर मूवी भी बनी है, आप देख लीजिएगा। तो इन इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा, है ना। तो ये होमी जहांगीर भाभा है जिनके अंडर गाइडेंस जो
न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट का जो काम है वह इनिशिएट किया गया था, वह शुरू किया गया था। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे कि बच्चों जो नेहरू थे ना, ये बेसिकली अगेंस्ट थे न्यूक्लियर वेपन के, एंड इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। तो नेहरू का जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट था कि ये चाहते हैं कि जो हम मॉडर्न इंडिया बनेंगे, इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो हमें चाहिए, लेकिन हम न्यूक्लियर जो वेपन है उसके ये अपोज्ड में थे कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, बल्कि हम पीसफुली और डेवलपमेंट के लिए जो न्यूक्लियर है, क्या उस वक्त जो है वह देश को लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और भी काफी सारी एनर्जी तो चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए, और अगर एनर्जी चाहिए तो न्यूक्लियर एनर्जी से अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि नेहरू जो है अगेंस्ट थे न्यूक्लियर वेपन के, बट एटॉमिक एनर्जी को पीसफुली पर्पस के लिए यूज करने के पक्ष में थे। द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ट्राई टू इम्पोज द न्यूक्लियर NPT, Non-Proliferation Treaty of 1968 of the rest of the world। अच्छा देखो, अगर कुछ देशों ने NPT को साइन नहीं किया, ठीक है, NPT को साइन नहीं किया, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रिटी थी, परमाणु अप्रसार जो संधि थी, ये ना पक्षपात संधि थी, क्योंकि जो 5 देश थे जो कि यूएन में परमानेंट मेंबर भी हैं, उन 5 देशों के पास जो है वह परमाणु ऊर्जा उस समय तक न्यूक्लियर वेपन उनके पास रेडी थे, न्यूक्लियर वेपन वो परमाणु परीक्षण कर चुके थे, सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। अब वो ये नहीं चाहते थे कि इस ग्रुप में कोई और शामिल हो, तो अगर 5 लोग मिलके बाकी सारे देशों पर इस तरह की संधि, इस तरह की ट्रीटी जो है वह थोप दें, इम्पोज कर दें कि नहीं, हम तो परमाणु शक्ति संपन्न हो गए, आप नहीं हो सकते, इसके लिए आप इस ट्रीटी को साइन करें। नहीं किया इंडिया ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वह किया गया था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वो बड़े ही चुपचाप तरीके से किया गया था, और इंडिया पे बहुत जो नजर है वह रखी जा रही थी कि इंडिया कुछ तो कर रहा है। लेकिन जब फाइनली जो है वह परमाणु परीक्षण हो गया, उसके बाद फिर हमने जो डेवलपमेंट है सारी चीजें वे शुरू कर दी। इंडिया ऑलवेज कंसीडर द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, प्रीलिम्स में कई बार ये जो क्वेश्चन है वह आया है एनपीटी को लेके, है ना, नॉन जो प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, क्यों आखिर इंडिया ने साइन नहीं किया, बिकॉज ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेटरी, कि आप 5 देश जो है वो महाशक्ति बन रहे हैं, वर्ल्ड के पावरफुल देश जो है वह बन रहे हैं, उनके पास अगर परमाणु शक्ति है तो या तो भाई वो अपने न्यूक्लियर जो वेपन उसको डिस्ट्रॉय कर दे कि अब किसी के पास नहीं रहेगा ऐसे, वरना आप खुद देखिए कि क्या उनकी ट्रेनिंग नहीं बन जाएगी, उनका एक दबदबा कायम हो जाएगा बाकी देशों के बीच में, बाकी देश उनसे लड़ने के लिए डरेंगे कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर बाकी बॉर्डर पे ही सेनाओं के बीच में लड़ाई करते रह जाए, वह जो है वह किसी के कैपिटल पर न्यूक्लियर जो वेपन है उससे अटैक कर दे। तो यहाँ पर क्या था कि एक डर था। तो इसमें क्या है कि बाकी काफी सारे ऐसे देश जो थे उसमें एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी माना, उसको रिफ्यूज किया साइन करने से, उसमें से इंडिया था। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन May 1998 डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पस, है ना। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, फर्स्ट न्यूक्लियर, इसके बाद और भी सारी चीजें। अच्छा, मैं आपको बच्चों कुछ बातें बताती हूँ, आपको पढ़ लेना है, जैसे कि जो एनपीटी है, सीबीटी, सीटीबीटी है, बहुत सारी ऐसी संधियां हैं जो कि न्यूक्लियर को लेकर हुई हैं, और इस तरह की डिटेल्स से यूपीएससी जो क्वेश्चन है वह पूछ देता है। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे कि एनपीटी है, ठीक है, वैसे इसका जैसे आप फुल फॉर्म देखते हैं आपको इसका एम समझ में आ जाता है, बस आपको कुछ कीवर्ड्स ही लिखने हैं कि एनपीटी जो है वह क्यों है ना, मतलब इसका जो है वह ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, और क्या इंडिया जो है इसने साइन किया है नहीं किया है, इंडिया साइन है या फिर नहीं है, सिग्नेटरी है या फिर नहीं है, बस ये 2-3 चीजें जो है आपको जाननी है। अब देखो मैं आपको बताती हूं, जैसे कि सिप्री की रिपोर्ट की हम बात करेंगे, यूपीएससी यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। सिप्री क्या है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई तरह के रिपोर्ट और डेटा देता है, और इसमें से एक इसका इंपॉर्टेंट डेटा रहता है न्यूक्लियर पावर को लेके और वेपन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, कि विश्व में कौन सा जो देश है वह किस नंबर पर है वेपन्स को इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, है ना। तो यहां पर मैं आपको कुछ डेटा बताती हूं कि जैसे कि ये आई थिंक 2021 के अकॉर्डिंगली डेटा है कि 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, जिसमें कि यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया शामिल है। अगर हम 2020 के आसपास की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि इंडिया के पास जो है, इंडिया के पास जितने मतलब जो डेटा है, इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन है उससे 10 ज्यादा ही आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान के पास। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो जीडीपी एंड सारी चीज़ें हैं, या फिर वहाँ पर जिस तरीके से
पॉवर्टी एंड बाकी चीजें हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वह न्यूक्लियर वेपन जो है उस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब इसे सिप्री, आप देखेंगे सिप्री रिपोर्ट है ना, इससे ये ज्यादा फेमस है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रिपोर्ट जारी करता है। ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट, इंडिया रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर फ्रॉम 2018 टू 2022, फॉलोड बाय सऊदी एंड यूक्रेन। ठीक है, और यहां पर देखो अगर हम 2021 के अकॉर्डिंगली देखें तो लगभग एस्टिमेटेड 13,000 के, अब तो शायद ये संख्या ज्यादा हो गई, 14,000 के आसपास पहुंचने वाली होगी। तो 13,000 के आसपास अगर हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वह इतने वेपन्स हैं। सोचो, हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे किससे याद है आपको? हिरोशिमा नागासाकी, नहीं पता हो तो एक बार सर्च किएगा। वहां पे जो हमला हुआ था वह इसी तरह की एनर्जी वाले जो वेपन है वह चलाए गए थे, कि आज भी वहां पर जो प्रभाव है वह देखे जाते हैं। तो सोचो इतने समय बाद, कई 100 साल बाद, और जाने कई और 100 साल जो है वह लग जाएंगे कि किस तरीके से वहां पर जो बेसिकली जो एक तरह से सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इतने पावरफुल जो वेपन है। तो अगर सोचो कि अगर ये 13,000 जो है ये अगर चल जाए तब क्या होगा। कहा जाता है कि 2 वर्ल्ड वॉर तो हो गए, अब तीसरा अगर होगा। इतने न्यूक्लियर वेपन है कि अब इसके बाद अगर अगला युद्ध हुआ, उसके बाद केवल पत्थर बचेंगे लोगों के पास, केवल पत्थरों से जो है वह युद्ध होगा, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है ना। सो इन 2013 की बात करें, यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और इस दिन हम न्यूक्लियर एबोल्यूशन जो डे है वह मनाएंगे। जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसको हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ऐसा यूएन ने डिक्लेयर किया था 2013 में कि हम 26 सितंबर को बेसिकली ये जो डे है वह मनाएंगे, न्यूक्लियर एबोल्यूशन डे। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो कि इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी जो है उसका ऑब्जेक्ट रखा कि हम पीसफुली, एक तो पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, और दूसरा इसमें यह है कि नो फर्स्ट यूज, पहले यूज करने की रणनीति नहीं है। जब देखो, जब इंडिया ने अपनी इस नीति को बताया, इसका मतलब क्या था? नो फर्स्ट यूज, पर सेकंड यूज किया जाएगा, लेकिन है ना। तो यहां पर क्या इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी एडवोकेट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, डेफिनेटली पहले यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन। JL नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन, ये बात बिल्कुल सही है कि भले ही साइंटिफिक टेम्परामेंट था, तो लेकिन ये पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना चाहते थे, मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे, बट अगेंस्ट थे न्यूक्लियर वेपन के। इंडिया हैज ऑलवेज बीन कमिटेड टू यूज दिस वेपन फॉर पीसफुल पर्पस, डेफिनेटली। अच्छा बच्चों, मैं आपको कुछ लोकेशंस बताती हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिसमें कि आपने सुना होगा कि जो फर्स्ट, अगर हम इंडिया की बात करें, फर्स्ट जो पावर प्लांट था वो कौन सा था? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसे ही काकरापार है, ठीक है, कलपक्कम है, नरोरा है, कैगा है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, एंड कुडुकुनम। तो यहां पर ये पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको 2018 का बताने जा रही हूं। 2018 में न्यूक्लियर पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया था, और बेसिकली पूछा गया था कि क्या ये आज की जरूरत है, और इसके हम कंसिक्वेंसेस में बात करें बेसिकली तो नेगेटिव जो इंपैक्ट है वह क्या होंगे। तो यहां पे क्वेश्चन आया, विद ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, डिस्कस द फैक्ट ऑफ फियर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, एक न्यूज आई थी, अभी नहीं, शादी का साल पहले की बात हो गई, कि गलती से कोई छोटा सा जो न्यूक्लियर वेपन है, बहुत बहुत माइनर सा, वो चल गया पाकिस्तान की तरफ। हालांकि वो जगह ऐसी थी कि वहां पर वो ऐसी बाउंड्री थी, ऐसी जगह पर गिरा कि उससे किसी को जो ह्यूमन और हानि है वो सब नहीं हुआ, है ना। अब उसका जब रीजन समझ में आया तो एक ह्यूमन एरर समझ में आता है। अगर इस तरीके से ह्यूमन नेग्लेंस उसमें जो है वह होगा, तब आप खुद सोचिए कि लोग कहे कि यार हमसे तो गलती से चल गया था, कोई पूरा देश जो है वह नष्ट हो गया, और कोई देश ये कहे कि इसमें ह्यूमन एरर है। तो जितने देशों के पास हमने देखा कि अगर 13,000 प्लस जो है वह न्यूक्लियर वेपन है, और ऐसे में 4-6 भी चल जाए, तब तो विश्व युद्ध हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, कि भाई हमला हो गया अब तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको ये बताना है कि देखो भारत को क्यों विस्तार जारी रखना चाहिए, और मतलब जरूरत, एक तो जरूरत और जो आशंकाएं हैं वह आखिर क्या है ना। तो यहाँ पर ये बताना है फैक्ट एंड फियर्स जो है वह क्या है। तो फैक्ट एंड फियर्स यही है
कि अगर किसी भी तरीके से इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से जो है वह खिलवाड़ किया जाता है, प्रॉपर इसके सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए जाता है, किसी भी तरह का नेग्लेक्शन जो है वह किया जाता है, ऐसे में इसके जो परिणाम है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके जो परिणाम है वह बेसिकली खतरनाक हो सकते हैं। किसी भी तरह की बहुत छोटी सी जो लापरवाही है वो इसको बड़ी प्रॉब्लम में बदल सकती है। और एक ग्रोइंग एनर्जी की अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमें ऊर्जा जो है वह बहुत ज्यादा चाहिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट में एनर्जी जो है वह बहुत ही क्रूशियल रोल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, पहले के जो गांव हैं देख लें या फिर पहले की सिटी देख लें, हो सकता है वहां पे जैसे कि आज अगर मैं 11-12 के आसपास की बात करूं या फिर उसके बाद भी, है ना, या फिर 15-16 के आसपास, तो दैट टाइम जो आपको आवर्स मिलते थे कि 3 घंटे अब लाइट नहीं रहेगी, अब 4 घंटे लाइट नहीं रहेगी। और यहाँ दिल्ली में मैं देखती हूँ कि अगर लाइट जाएगी भी तो मुश्किल है कि 1 मिनट या फिर 2 मिनट, है ना, कभी भी लंबे समय तक के लिए, जब तक कि कोई बड़ा ऐसा कनेक्शन कट नहीं हो गया, जब तक के लिए शायद ही कि 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए लाइट जाए। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ग्रो करने के लिए, आपको डेवलपमेंट करने के लिए पावर चाहिए, है ना, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये जो एनर्जी है वह कोल, फ्यूल और बाकी इस तरह की जो एनर्जीज है उससे एक हम कह सकते हैं क्लीन एनर्जी के रूप में काम करती है। अगर इसका सही यूज जो है वह किया जाता है तो ये डेफिनेटली डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन वही बात है कि अगर 1-2 वेपन्स भी जो है वह इस तरीके से चल गए कि जो कि एक लापरवाही हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, उससे एक बहुत बड़ा जो डिस्प्यूट है, बहुत बड़ा जो वॉर प्रॉब्लम है वह क्रिएट हो सकता है। तो अच्छी एक गो हेड में आप ये लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपको इस एनर्जी का यूज़ करना है तो बहुत सेफली तरीके से कीजिए। देखो यही बात है बच्चों की, आपको न्यूक्लियर एनर्जी आपने पढ़ लिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया। अब यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो आपसे हो सकता है कि प्रोग्राम को स्टार्ट कर कब किया गया, क्यों किया गया, किन उद्देश्यों को रखे, वो भी पूछा जा सकता है। बट एक सही तरीका एक यही होगा कि करंट कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वह बढ़ रही हैं, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स है, और ऐसे में हमें ये किस तरीके से हेल्प करेगा। बट इस हेल्प के साथ साथ इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, वो भी आप बता दीजिए। ठीक है, एक टीम बनाई जाए, बेसिकली रिसर्च ज्यादा किया जाए कि किस तरीके से जो है वह हम इन्हें सेफ रख सकते हैं। आतंकवाद, सोचो अगर टेररिज्म से प्रभावित जो देश है, पाकिस्तान की बात करें कि 300 प्लस, आई थिंक 350 प्लस उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये अगर आतंकवादियों के हाथ में लग गए तब क्या होगा। तो यहां पर जो सेफ्टी के लिए आप रख रहे हो कि भाई मेरी सेफ्टी है इस वेपन से, वो सेफ्टी कहाँ जाएगी उस वक्त। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस लिखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं बीच बीच में, वही सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि चैप्टर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस की बात की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या थे, गुटनिरपेक्षता की नीति, चीन और पाकिस्तान की बात की, और न्यूक्लियर वेपन की हमने बात कर ली। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।